जब मुंबई आए तो क्या था दिल में और जेब में और दिमाग में? 17 नवंबर को जब मुंबई पहुंचा हूँ तो उस समय कुछ नहीं था, और ऊपर वाली कृपा से इन 27-28 सालों में आज ऊपर वाले ने मुंबई में अपना छत है, अपनी गाड़ी है, 4 दोस्त हैं जो ज़रूरत पड़ने पे रात को 2 बजे भी मेरे पास आ सकते हैं मुंबई में। मैंने देखा है कि आजकल एक्ट्रेस या फिर एक्टर खुद आगे से अप्रोच करते हैं, खुश करने के लिए मैं बैठी हूँ, मैं आप बोलोगे तुम जैसा बोलोगे वैसा करूँगी। है करीब से देखा है मैंने कि प्रोड्यूसर के लोग करीब आते हैं, डायरेक्टर के करीब आते हैं काम पाने के लिए, कि केवल एक सीरीज किया तो अगला सीरीज में भी मुझे वो प्रोड्यूसर कास्ट करे और वो डायरेक्टर कास्ट करे या मुझे लोग रिकमेंड करे। तो है जो आपके भी कोई गॉड फादर है, गॉड मदर है? गॉड मदर है मेरी श्रीमती अरुणा ईरानी जी। चरण स्पर्श लगभग मुंबई के काफ़ी बड़े एक्टर या टेक्नीशियंस या प्रोड्यूसर मुझे जानते हैं, तो बस मुझे लग रहा है कि यही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीड इंडिया लाइव। मैं हूं रवि सनातन यादव। आज हमारे खास गेस्ट हैं देवदत्त जी गुप्ता। देवदत्त जी गुप्ता जाने माने राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं। आए थे एक्टिंग करने, एक्टिंग भी किए, बहुत सारी सफलताएं प्राप्त किए। 100 से ज़्यादा इन्होंने वेब सीरीज, फिल्म, मूवी, सीरियल आदि बहुत सारे चीज़ें कर चुके हैं। आज हम इनसे जानेंगे बचपन की बातें, संघर्ष से लेकर सफलता की बातें, इनकी गांव के बातें, इनकी दोस्तों के बातें, इनकी उपलब्धि की बातें, और इस लाइन में काम करा के जो पैसे नहीं देते हैं उनकी बातें भी करेंगे, दिल खोल करके करेंगे। बेबाकी से बात करने के लिए आज हमारे साथ है देवदत्त गुप्ता जी। नमस्कार सर। नमस्कार। आपको स्वागत है हमारे चैनल लीड इंडिया में। सर, आज हम बातें तो बहुत करने वाले हैं, पहले हम शुरू करते हैं आपके शुरू से। अब सबसे पहले आप हमारे चैनल को अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम देवदत्त गुप्ता है और मैं आया था तो एक्टर था, बाद में राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर अब हो गया हूँ। तो ये एक छोटा सा परिचय। आपने क्यों चुना कि बॉलीवुड में ही काम करना चाहिए आपको? मैं कह सकता हूँ कि मैंने नहीं चुना, बॉलीवुड ने मुझे चुना कि मुझे बॉलीवुड में काम करना चाहिए। कि जैसे मैंने अभी बताया कि मुंबई आने का कोई मेरा प्रोग्राम नहीं था, ना मैंने कभी सोचा था। और 98 नवंबर 98 में किसी वजह से मेरा घर में मन मुटाव हुआ, जिस वजह से मेरे पिताजी ने मुझे मुंबई मेरे बड़े भाई के पास भेजा। थोड़ा माहौल चेंज हो, मैं आया, घर में रहता था दिन भर उनके पास। तो बोले कि 100 रुपये मेरे जेब में डाले, बोलते कि जा घूम गया। तो 1-2 महीना ये मेरी दिनचर्या रही और घूमते घूमते पूरा मुंबई घूमा। घूमते घूमते जुहू पे जाने लगा, तो वहाँ जुहू गया तो वहाँ कुछ फिल्म स्टार अच्छे लगे, दिखे तो मुझे अच्छे लगे। रोज़ अब जुहू जाने लगा तो जाते जाते वहाँ पृथ्वी थिएटर के बारे में मालूम पड़ा। पृथ्वी थिएटर में आपका वर्कशॉप चलता था मंडे टू मंडे, सत्यदेव दुबे जी का, उसको ज्वाइन करने लगा। तो वहाँ से एक्टिंग की शुरुआत हुई। वहाँ से मैं इस्कॉन थिएटर में गया, तो वहाँ मेरे कुछ और नया आगे हुआ, कुछ मित्र मिले मेरे को जो आज भी मेरे से टच में, आज की जो कि इंडस्ट्री में आज बड़ी बड़ी जगहों पे हैं। जैसे कि आज के तारीख में शशि सुमित प्रोडक्शन के सुमित मित्तल जी, और मनीष जैन प्रोडक्शन के मनीष जैन, बादल फिल्म्स के बादल, राजेश सिंह जो चाचा चौधरी में साबू का रोल करते थे, रवि शेखर सिंह जो आज भी एक्टर है, अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं काफ़ी भोजपुरी में भी और हिंदी सीरियल्स वगैरह में भी, और विनीत कुमार योगी ठाकुर के नाम से लोग जानते हैं, मैं उनको योगी बोलता हूँ। वो प्रोडक्शन में वो आज भी मतलब मेरे प्रोडक्शन का प्रोडक्शन वही देख रहे हैं। तो इस टाइप से हमारे कुछ मित्र थे उस समय के, तो हमारे एक्टिंग की शुरुआत हो गई। और बनारस में जब मैं था, कभी फिल्म लाइन के बारे में सोचा नहीं था कि मुझे फिल्म लाइन में जाना। बट ये है कि मैं अपने दोस्तों के बीच में, अपने मोहल्ले में फिल्म लाइन का विकिपीडिया माना जाता था। मतलब उस समय जो मैगजीन्स आती थी, फिल्मी कलियाँ, स्टारडस्ट, फिल्मी दुनिया, मायापुरी, मतलब बचपन से भी जुड़ाव था? बचपन से शौक था फिल्म लाइन के बारे में जानने का। फिल्म लाइन में जाने का शौक नहीं था, कभी सोचा नहीं था कि एक्टर बनना है, डायरेक्टर बनना, कभी जिंदगी में मैंने ये नहीं सोचा। बस था एक कहीं ना कहीं वो अटैचमेंट था, या वो कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी थी कि फिल्म लाइन के बारे में जानूं। तो वो न्यूज़ या न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ निकलती थी फिल्म लाइन के बारे में, उसको मैं पढ़ता था,
मेरे जानने वालों को, कभी भी दोस्त यारों को जानना हो फिल्म लाइन के बारे में तो सीधे मेरे पास चले आते थे कि चल देवी के पास चलते हैं। हाँ, मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि आज मुझे मुंबई में या दुनिया मुझे देवदत्त नाम से जानती है, देवदत्त गुप्ता के नाम से। तो मुंबई में आने से पहले मेरा नाम था देवी दत्त। मेरे बनारस के आज भी दोस्त मुझे देवी दत्त के नाम से ही जानते हैं। मुंबई में आने के बाद मैंने देवी दत्त को देवदत्त कर दिया और गुप्ता मेरा टाइटल। तो ऐसे ऐसे चीज़ें बढ़ती चली गई और मुंबई आ गया, और मुंबई के बाद एक्टिंग के बाद कुछ और घटनाएं घटित हुई जिस वजह से मैं डायरेक्शन में आ गया। गांव से अभी आज भी जुड़ाव है आपको? अब देखिए, गांव में तो हमारे पिताजी अब मेरी दुनिया में नहीं है, माताजी, हम भाइयों के साथ ही रहते, हम 4 भाई हैं, चारों भाई मुंबई में रहते हैं। और मम्मी हमारे साथ रहती हैं। एक बहन है, वो भागलपुर शादी हुई है, इस समय दुबई घूम रही है। हमारी भांजी जिसकी शादी हो चुकी है, हमारे दामाद दुबई जॉब करते हैं, तो हमारी दीदी जिया जी वहाँ गए हुए हैं। तो अभी बनारस में कोई है नहीं, और जन्म स्थान मेरा बलिया है, उत्तर प्रदेश, जहाँ के हमारे प्रधानमंत्री थे पहले चंद्रशेखर जी, तो वहाँ का है जन्म स्थान मेरा, और पढ़ाई लिखाई मेरी बनारस में हुई। तो आज भी मेरे बलिया में है रिलेटिव, चाचा वगैरह, दूसरे दादा का परिवार, हमारे दादा का परिवार सब है। लेकिन बनारस में अब कोई हमारा रिलेटिव नहीं बचा हुआ। बनारस में हमारे दोस्त यार जो मेरे साथ बचपन के पढ़े, और मेरे पापा के मित्र जिन्हें हम लोग फूफा जी और श्रीवास्तव अंकल हैं, वो हम लोग कहते हैं उनको, तो मेरे पापा के मित्र और भाई जैसे थे। आज भी पापा के ना रहने पे पापा की कमी उन्हीं के थ्रू हम लोग पूरी करते हैं। कभी भी किसी चीज़ का शंका हो या डिस्कस करना हो तो वो समाधान कर देते, तो हमें लगता है कि हमारे पापा उनके रूप में आज भी हमारे साथ हैं। जब मुंबई आए तो जेब में पैसे थे और दिल में कुछ और, दिमाग में कुछ और, तो क्या था दिल में और जेब में और दिमाग में? जब मैं मुंबई आया 17 नवंबर को जब मुंबई पहुंचा हूँ, तो जेब में सिर्फ 5,000 रुपया और कॉन्टैक्ट के नाम पे मेरे बड़े भाई का घर का एड्रेस जहाँ वो रहते थे, उस समय वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते थे, तो जहाँ रहते थे वो एक एड्रेस और 5,000 रुपये। इसका मेरे पास उस समय कुछ नहीं था, और ऊपर वाली कृपा से इन 27-28 सालों में आज ऊपर वाले ने मुंबई में अपना छत है, अपनी गाड़ी है, 4 दोस्त हैं जो ज़रूरत पड़ने पे रात को 2 बजे भी मेरे पास आ सकते हैं मुंबई में, और ऐसे दोस्त मेरे बनारस में भी हैं। मतलब 27-28 साल से मैं बनारस से दूर हूँ, लेकिन फिर भी कुछ मेरे दोस्त ऐसे हैं बनारस में कि ज़रूरत पड़ने पे कभी भी मेरे लिए खड़े हो जाते हैं, जिसमें कुछ नाम ज़रूर मैं लेना चाहूँगा। जो मेरा एक बचपन का दोस्त है अनिल सिंह, जो मेरे क्लास 6 से मेरे साथ पढ़ा, वो है आशीष, जो मेरे साथ पढ़ा तो नहीं, आशीष अग्रवाल पढ़ा तो नहीं, लेकिन मेरे मोहल्ले का दोस्त कह सकते हैं। और एक है बिरबल, जो सब्जी का कारोबार करते हैं बनारस में, और भी कई नाम हैं। तो ये ऐसे मित्र हैं मेरे बनारस के कि ज़रूरत पड़ने पे कभी भी मेरे लिए खड़े हो जाएंगे। मुंबई में सबसे पहला दोस्त आपका कौन था जो आज तक आपको साथ दे रहा है, या फिर हर एक परिस्थिति में साथ दिया है? हाँ, मेरा मुंबई का पहला दोस्त जो आज भी मेरे साथ है, और मेरे जो अभी मैं वर्टिकल शोज प्रोड्यूस कर रहा हूँ, उसका प्रोडक्शन वो संभाल रहा है, विनीत ठाकुर नाम है उनका। मैं योगी बोलता हूँ, कुछ लोग उनको पाजी के नाम से जानते हैं। तो वो मेरा मुंबई का पहला दोस्त जो आज भी मेरे संपर्क में और मेरे साथ है। मुंबई में सबसे बड़ी परेशानी आपको क्या हुई थी, पैसे की या काम की? नहीं, शुरुआत में तो देखिए, जब आया तो भाई के साथ था तो कोई प्रॉब्लम नहीं, खाने पीने की भाई के घर पे रहता था, और वो खर्चे पर्चे दे देते थे, स्ट्रगल टाइम था। फिर बाद में मैं मीरा रोड शिफ्ट हो गया उनके साथ, 1.5-2 साल बाद उनके साथ रहने के। तो हम लोग मीरा रोड में कुछ 4-5 दोस्त मिल के घर लिए थे। तब एक्चुअली स्ट्रगल मेरा वहाँ से शुरू हुआ, खुद कमाना, खुद का खर्चा चलाना। तब समझ में आया दाल रोटी का भाव कायदे से, उस समय मुझे समझ में आया, और बड़ी मुश्किल से वो चीज़ें गुजरी हैं कि कभी कभी खाने को पैसे नहीं होते थे, कभी कभी सिर्फ दूध पी के या चाय पी के सो जाते थे, रोटी खाने को पैसे नहीं होते थे, वो दिन गुजारा हमने।
कभी कभी पूरा दिन एक वड़ा पाव खा के हमने गुजारा है। तो स्ट्रगल टाइम में वो स्ट्रगल देखा है। मुंबई जैसे लोग समझते हैं अपने गांव में, आज की तारीख में भी कई हमारे दोस्त यार जानकार फ़ोन करते हैं कि भैया अंकल आना चाहते हैं और हमें काम दिला दीजिए। तो मैं बोलता हूँ कि ठीक है, आज की तारीख में मैं हूँ, काम दिला सकता हूँ, लेकिन आपको उस काम की कीमत का नहीं होगा, कीमत का एहसास नहीं होगा, क्योंकि आपने वो स्ट्रगल नहीं देखा। आप आएंगे, हम आपको काम दिला देंगे, हम आज सक्षम हैं कि हम आपको काम दिला सकते हैं या दे सकते हैं, लेकिन जब तक उस काम की कीमत का एहसास ना होना तो काम में मज़ा नहीं है। तो हमने वो कीमत का एहसास किया, हमने भूखे रहा है, एक एक चीज़ों को देखा है। पूरे मुंबई अंधेरी और चार बांग्ला, आपका लोखंड वाला, ओशी वाला, जहाँ अपनी इंडस्ट्री बसती है, पूरा स्ट्रगल टाइम में हम लोग पूरा घूमते थे, फ़ोटो ले लेके जब एक्टिंग का स्ट्रगल करते थे। तो वो स्ट्रगल देखा है। चाय और एक वड़ा पाव पे दिन काटा, फिर धीरे धीरे जान पहचान बढ़ी, धीरे धीरे काम मिलना शुरू हुआ, और आज जगह मतलब कह सकते हैं कि एक जगह बनाई हमने, और अभी भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी आपको ऐसा लगा कि बहुत हो गया, थक गए, अब मुंबई से लौट जाना, गांव, अपने गांव को लौट जाना चाहिए? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं लगा मुंबई से कि थक गए हम। हाँ, कभी कभी मानसिक तौर पे कभी कभी थक जाते हैं, जिम्मेदारियों से तो मन घबराने लगता है। काम से कभी नहीं थके, आज भी मैं अपने काम से बहुत प्यार करता हूँ। और स्ट्रगल दिनों की बात करते हैं। स्ट्रगल दिनों में भी कभी ऐसा नहीं लगा, क्योंकि क्या है ना कि जिस परिस्थिति में हम आए थे झगड़ा करके, तो मुझे अपने आप को प्रूव करना था कि मुझे कुछ बनना है। तो वो चोट लगी थी इधर, वो मैं सबको बोलता हूँ कि जब तक इधर चोट नहीं लगेगी तब तक आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। अगर कुछ हासिल करना है तो कुछ लोग जो आपको बोलते हैं, चाहे एक्टर चाहे टेक्नीशियन बने, आप मुंबई अगर आ रहे हैं और या तो घर वालों का आपको सपोर्ट मिल रहा है, और जब सपोर्ट नहीं है तो डेफिनेट बोलेंगे घर वाले या जान पहचान के लोग कि कहाँ जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, ज़िंदगी में कुछ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो मैं उनको ये कहना चाह रहा हूँ कि वो उन बातों को अन्यथा ना लें और इधर जाने भी ना दें, उन बातों को इधर लगाएं और अपने काम से जवाब दें जो मैंने दिया। इस वजह से कभी थक भी जाता था, मन घबरा भी जाता था, तो मुंबई से भागने का मन नहीं किया। नहीं, यहीं रहना है, उन सारी परेशानियों से लड़ते हुए दुनिया को जवाब देना है। पहली काम जो होता है बहुत ही यादगार रह जाता है। जो पहला काम था वो क्या था, कैसे मिला? जब मैं एक्टिंग कर रहा था तो छोटे मोटे रोल मिल रहे थे। बहुत इस्टेब्लिश एक्टर तो था नहीं मैं, और बहुत कह सकते हैं कि गुड लुकिंग वाला नहीं था। यंग एज थी, आज से 23-24 साल पहले। तो रोल मिल जाते थे छोटे मोटे। एक फिल्म भी मिली थी, वन ऑफ द लीड, छोटे बजट की, जिसमें लीड था मैं। तो लेकिन इसके अलावा कोई प्रॉपर काम हमें मिल नहीं रहा था। तो चल रही थी ऐसे गाड़ी, और बाद में मेरे मित्रों ने सलाह दी, जिसमें हार्ड वर्क बहुत करता था, जो आज भी करता हूँ, इवेंट डायरेक्टर बनने के बाद भी, पेपर वर्क वगैरह। तो उन्होंने देख के बोला कि भाई तू एक्टिंग छोड़ के डायरेक्शन में जा। और वो सलाह देने वाले थे मेरे मित्र, आज के ज़माने के बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, सुमित मित्तल जी, शशि सुमित प्रोडक्शन वाले। तो सुमित ने बोला कि भाई तू एक्टिंग छोड़ के डायरेक्शन में आ जा, जिस हिसाब से तू मेहनत करता है तो डायरेक्शन के लिए बना है। और मैं थिएटर में उस समय डायरेक्शन शुरू कर चुका था, थिएटर डायरेक्ट करता था। यही कारण था कि आप एक्टिंग से डायरेक्शन? जी हाँ, ये एक सबसे बड़ा कारण था। और इसके पीछे एक छोटा सा कारण और भी था। एक्टिंग में रेगुलर काम नहीं मिल रहा था, और घर से शादी का दबाव पड़ रहा था 2001 में। तो उस दबाव के चलते फिर मुझे रेगुलर नौकरी करनी पड़ी। तो मैं एक्टिंग छोड़ के जब डायरेक्शन में आया, तो एक मित्र के थ्रू, जिनका नाम माशुक जी है, उन्होंने मुझे पहली बार असिस्टेंट डायरेक्टर का काम दिलवाया। और शोभना देसाई प्रोडक्शन का शो था, कौन अपना कौन पराया, सोनी टीवी पे आता था। तो उसमें मेरे को 50 रुपया पर डे पे काम मिला 2001 में। उसके बाद 3 महीने वहाँ करने के बाद फिर मैं दूसरी जगह ज्वाइन किया, जहाँ पहली बार सैलरी के नाम पे पैसा मिला। और मेरी पहली सैलरी मुंबई की थी 2500, 2500 रुपये, जो कि आज की तारीख में कोई वैल्यू नहीं रखता। सर, आप एक्टिंग से डायरेक्शन में तो आ गए, लेकिन साथ में आज आप राइटिंग भी किए हैं, डायरेक्शन भी किए हैं, प्रोड्यूस भी कर लिए हैं। तो ये सब
अलग अलग टाइम पे आप बदलते रहे हैं, इसको सीढ़ी आगे बढ़ने का बोलूँ या फिर क्या बोलूँ, इस कैसे इसमें सफ़र कैसा रहा ये सफ़र अपने आप बनता रहा और मैं चलता रहा। डायरेक्शन में आया, एक्टिंग छोड़ के डायरेक्शन में आया। डायरेक्शन में चलते चलते नीचे से शुरुआत करनी पड़ती है, क्लैपर बॉय, सीन बांटने वाला, थर्ड एडी, सेकंड एडी, फर्स्ट एडी, चीफ असिस्टेंट, देन एसोसिएट डायरेक्टर, सेकंड यूनिट डायरेक्टर, देन डायरेक्टर। तो वो हर पोजीशन पे मैंने काम किया हुआ है। करते करते जब मैं सेकंड यूनिट डायरेक्टर बना और मुझे भाभी सीरियल आता था सन 2004 में, उसमें मैं पहली बार सेकंड यूनिट डायरेक्टर बना। मुझे स्टार प्लस वाली भाभी, हाँ, भाभी सीरियल स्टार प्लस पे आता था। 2004 की बात बता रहा हूँ, 2003 या 4 की बात बता रहा हूँ। उस टाइम यूटीवी में था। ओके, यूटीवी का शो, और यूटीवी का ही शो था। यस यस यस। राधेश्याम गुप्ता जी थे प्रोडक्शन में, और संजय शर्मा जी थे ईपी हमारे मित्र। वो थे राइटर अपने शो के, वो थे बेरी साहब, राजेश बेरी जी। तो वो जो मैं भाभी सीरियल में पहली बार जो मुझे मौका मिला सीन डायरेक्ट करने का, तो उसके डायरेक्टर थे रविंद्र गौतम जी। रविंद्र गौतम जी बहुत फेमस आज की तारीख में प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं। अभी आप लोगों ने देखा कि फिल्म आई थी, रवि राज भी किए उनके प्रोड्यूसर। हाँ, वो पहले, उनको नहीं असिस्ट किया मैंने, रविंद्र गौतम जी को असिस्ट किया, उनके टाइम पे ज्वाइन किया था। रविंद्र गौतम जी वो हैं जो फिल्म आई ना अपने यूपी के चीफ मिनिस्टर के ऊपर, अजय करके एक फिल्म आई। हाँ, अजय, हाँ, उसके जो डायरेक्टर हैं वो रविंद्र गौतम जी। तो मेरे पहले बॉस थे जिन्होंने मुझे सीन करने को दिया। तो मेरी शुरुआत वहाँ से हुई, और उसके बाद से फिर उसमें मैं रेगुलर सेकंड यूनिट करने लगा भाभी सीरियल में, और करते करते फिर मैं अरुणा जी के यहाँ पहुँचा एज एसोसिएट 2005 में, और उन्होंने 6 महीने बाद मुझे इंडिपेंडेंट शो दे दिया। और वैदेही करके एक शो आता था सोनी टीवी पे, और उसके बाद फुल फ्रेश डायरेक्टर बनाया डोली सजा के 2006 में सहारा वन पे शो आता। सहारा वन पे शो था। तो सर आपने एक्टिंग कर लिया, डायरेक्शन कर लिया, राइटिंग कर लिया, प्रोड्यूस भी कर लिया। तो सर सबसे ज़्यादा स्ट्रगल किस में था, मेहनत किस में रहा, परेशानियाँ किस में झेलना पड़ा, या फिर ये बोले मज़ा किस में आया? मेरे को सारे काम में मज़ा आया। मैंने अपने हर काम को एंजॉय किया, और परेशानियाँ सारे काम में थी। कोई भी काम आसान नहीं था। कि जब मैं एक्टिंग कर रहा था वो भी कम मुश्किल काम था, फिर मैं डायरेक्शन, उसके बाद मैंने राइटिंग करी, मैं एक फ़िल्म बनाई खुद की लिखी हुई, खुद ही डायरेक्ट किया, खुद ही प्रोड्यूस किया था। मुनिया नाम है उस फिल्म का, चाइल्ड लेबर और चाइल्ड एजुकेशन के ऊपर, जिसमें मेरे दोनों बच्चों ने काम किया था। और उस फिल्म को मैंने MX पे रिलीज़ किया था, बट आगे नहीं चला तो MX ने हटा दिया। रीजन की व्यूज़ नहीं आए, और उसमें आज के दौर का जो मसाला है, जिसको आप कह सकते हैं मसाला ही कह सकते हैं, नग्नता कह सकते हैं, वो उसमें नहीं था। और एक मैसेज था दर्शकों के लिए, तो नहीं चला, लोग को नहीं अच्छा लगा देखने में। बट उस फिल्म को आज नहीं तो कल मैं बड़े प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ करूँगा। रीज़न ये कि उसमें मैंने अपने स्वर्गीय पापा से काम कराया था, एक छोटा सा सीन कराया था। तो इस वजह से मैं चाहता हूँ कि फिल्म दुनिया के सामने आए, दुनिया देखे, ताकि मेरे पापा हमेशा के लिए अमर हो जाए। सर आगे का क्या प्लानिंग है? अभी तो सारी चीज़ें आपने कर लिया है। नो डाउट, सीरियल्स में भी काफ़ी अच्छे शोज़ मैंने किए हैं। हाँ। जैसे कि हमारी देवरानी स्टार प्लस पे, मिसेज कौशिक, सर्विस वाली बहू, डोली सजा के, मेरी हानिकारक बीवी, शादी के स्यापे, संतोषी माँ, तो काफ़ी बड़े बड़े शोज़ किए मैंने, और अच्छे रेटिंग भी गई। बट कहा जाए कि नंबर 1 डायरेक्टर और वो तमगा, वो कामयाबी मुझे वर्टिकल में मिली है जी। कुकू से शुरुआत हुई, कुकू टीवी करके आता है, उसमें शुरुआत हुई। उसमें मेरा एक शो आज के तारीख में 55 मिलियन व्यूज़ क्रॉस कर चुका है, लूज़र बना दमाद, जो कि नंबर 1 था, वो भी नंबर 1 ट्रेंडिंग पे था। उसके बाद मैं स्टोरी टीवी पे आया। स्टोरी टीवी के भी काफ़ी शोज मैंने डायरेक्ट किए, और स्टोरी टीवी पे मेरा एक शो काफ़ी बड़ा हिट हुआ। इस समय 115 मिलियन व्यूज़ क्रॉस कर चुका है, जिसके हीरो थे हितेन तेजवानी। तो मेरे करियर का अब तक का सबसे बड़ा हिट है, और इस समय भी स्टोरी टीवी पे ऑल टाइम हिट्स में 6वें नंबर पे है। और वो कम से कम 1 महीना, जनवरी-फरवरी में 1 महीना मिक्स के नंबर 1 था, नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा था। तो मेरे करियर का अब तक सबसे बड़ा हिट रहा, जिसका नाम है हैकर वर्सेस CEO, स्टोरी टीवी पे।
और उसके बाद मैं फिर क्विक के लिए भी किया। क्विक टीवी पे भी एक शो मेरा बहुत बड़ा हिट हुआ, रीच कमाल का गया। व्यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं है, व्यूज़ आपका 32 या 33 मिलियन के आसपास है, लेकिन उसका जो रीच था बहुत कमाल का था। और उसमें भी हीरो हितेन तेजवानी ही थे, तो हितेन मेरे लिए काफ़ी लगे। 2 शो किया मैंने, दोनों हिट हुआ। उसके बाद मैंने और भी शोज़ काफ़ी कामयाब हुए, चलते जा रहे हैं। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले रिलीज हुआ क्विक टीवी पे एक शो जिंदा हूँ मैं, नंबर 1 ट्रेंड कर रहा था कल, आज भी नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है। तो है वो नंबर 1 ट्रेंड करना, वो शो का नंबर 1 में डायरेक्टर हो जाता है आदमी उस दिन के लिए, तो उस वीक के लिए, तो वो एक अलग मज़ा आता है। तो मुझे मज़ा आ रहा है वर्टिकल में। सर मज़ा तो आएगा ही जब इतने सारे सफलता आपके आसपास घूमते नज़र आ रहे हैं। सर इस सफलता पाने के लिए बॉलीवुड में क्या ज़रूरत है? टैलेंट, पैसा या पहचान? सब। और एक चीज़ और आप नहीं बोले, आपने बोला टैलेंट, पैसा और पहचान। मेहनत भी होना चाहिए, और जो उससे सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो होती है किस्मत। हमारी इंडस्ट्री में किस्मत भी बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किस्मत। क्योंकि मैंने करीब से देखा है कि टैलेंट से टैलेंटेड लोग किस्मत नहीं है, बेचारे घर चले जाते हैं या उनको काम नहीं मिलता, और जिनके पास टैलेंट नहीं होता उनको कामयाब होते भी मैंने देखा है। तो इस लाइन में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होती है वो होती है किस्मत। उसके बाद पहचान है तो आप कहीं पे पहुंच सकते हैं, और आते ही कई लोगों को काम मिलता है, कई लोगों को महीनों सालों काम नहीं मिलता। तो सर्वाइव करने के लिए पैसे की भी ज़रूरत है, मेहनत आपको करना ही पड़ेगा, और टैलेंट होना ज़रूरी है। तो एक तरह से देखा जाए हर चीज़ों की ज़रूरत है फिल्म लाइन में, बॉलीवुड में कामयाबी के लिए। सर बॉलीवुड में लोग मेहनत भी कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, जैसे जो रिक्वायरमेंट होता है प्रोड्यूसर का वो सब कर लेते हैं। लास्ट में 30 दिन बाद एक उम्मीद होता है कि पैसा मिलेगा, घर चलेंगे, घर परिवार चलाएंगे। हमारे जो उसकी उम्मीदें होती है, प्लानिंग होती है, वो सब हम पूरा करेंगे। घर में भी लोग सपने सजाए रहते हैं, पापा को पैसा मिलेगा तो हम स्कूल फीस भरेंगे और कपड़े लेंगे, लेकिन पैसे नहीं मिलते हैं। बोलते हैं 30 दिन बाद नहीं, 60 दिन बाद, 60 दिन बाद नहीं, 90 दिन बाद, और ये कड़ियाँ ख़त्म नहीं होती है और सारे सपने चूर हो जाते हैं। आपके साथ भी कुछ इस तरह का अनुभव हुआ? हाँ, दुखती रग पे आपने पाँव रख दिए। हाँ, पैसे फंसे, मेरे बहुत पैसे फंसे हैं। समझ लीजिए कि 40-50 लाख रुपए मार्केट में मेरा फंसा हुआ है। लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। कुछ लोग होते हैं जो लड़ाई झगड़ा करके या यूनियन या फेडरेशन में जाके पैसे निकालने, जबकि मैं खुद यूनियन में रह चुका हूँ 2 साल, वर्किंग कमेटी में, एग्जीक्यूटिव कमेटी में। फिर भी कई लोग मेरे को बोले, मेरे मित्रों ने, मैं कहा कि नहीं, पैसा निकलना है प्यार मोहब्बत से, नहीं तो नहीं। लड़ाई झगड़ा मैं बिलीव नहीं करता, तो इस वजह से नहीं मैंने कभी लड़ाई झगड़ा किया। प्यार मोहब्बत से आज भी मैसेज करता, आज भी एक उम्मीद है। लेकिन 11 साल हो गए पैसे फंसे हुए अच्छे, लेकिन बाकी मेरी किस्मत। और ये रही बात कि काम करके 30 दिन वाला क्या है, मैं बताऊँ। हमारे लाइन में जिस पोस्ट पर मैं रहा हूँ डायरेक्टर, तो इसमें HOD डायरेक्टर, DOP और एक्टर्स को पैसे 90 दिन बाद मिलते हैं। बोले जाते हैं 90 दिन, लेकिन मिलता है। और 90 दिन कब हमारा 120 दिन और 150 दिन में कन्वर्ट हो जाता है, कोई नहीं जानता। और बाकी वर्कर को तो 1 महीने में मिल जाता है। तो पैसा ज़्यादातर फंसता है डायरेक्टर का, DOP का और एक्टर्स का। तो मेरा भी फंसा है कई जगह। मतलब 2015 में एक कंपनी कर रहा था, शो कर रहा था, ZTV का, काफ़ी बड़ा शो था। उस कंपनी के पहले भी मैं शो कर चुका था, स्टार प्लस का। उस कंपनी में मेरे पैसे फंसे हुए 22 लाख रुपये 2015 से। उसके बाद फिर 2017 में एक बहुत बड़ी प्रोड्यूसर का शो कर रहा था, उनका पायलट किया तो वहाँ पैसा बैलेंस है। 2021 में एक शो कर रहा था, वो काफ़ी बड़े इंडस्ट्री के एक्टर, एडिटर और प्रोड्यूसर हैं। यहाँ पे आपसे मेरी मुलाकात हुई थी, आप भी उस कंपनी में थे, और बहुत बड़ा शो था नए चैनल के लिए। तो वहाँ भी पैसे मेरे 8.5 लाख रुपया। आज़ाद TV। अब नाम मैं नहीं लेना चाहता, कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता। बस मैं यही चाहता हूँ कि अगर ये पॉडकास्ट मेरे वो रिस्पेक्टेड प्रोड्यूसर साहब देख रहे हैं, तो विनती है मेरा हाथ जोड़ के कि समझिए, हम लोगों ने बड़ी मेहनत से काम किया है, दिल लगा के काम किया है, खून पसीना लगा के काम किया है। हमारा पैसा दे दे। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ आपका, आप समझदार हैं और देखने वाले भी समझदार है। मैंने कभी किसी का नाम नहीं लिया पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जिन्होंने मेरा पैसा नहीं दिया है।
तो मैं रिक्वेस्ट इनसे कर रहा हूँ कि प्लीज़ किसी का मेहनत का पैसा न दबाएं, लौटा दें। सर, बिना मांगे बच्चे की माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाते हैं, और कुछ लोग का तो ऐसा नियत ही ऐसा होता है कि हमें काम करा लेना है, काम निकलने के बाद तू कौन और मैं कौन, हर एक प्रोजेक्ट के बाद वो नई कंपनियां खोल लेते हैं। तो जब तक आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, हमारे फेडरेशन ही बने हैं इसलिए, अब उस तक अगर बात पहुंचेंगी नहीं तो लोग तो हमारी चीज़ों को फ़ायदा उठाएगा ही ना। नहीं, एकदम सही कह रहे हैं आप रवि जी, एकदम सही कह रहे हैं आप। लेकिन जैसे मैं मांगता हूँ, आज भी मैसेज करता हूँ, कॉल करता हूँ, कभी रिवर्ट होता है, कभी वो लोग रिवर्ट नहीं करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप फेडरेशन के थ्रू जाएंगे, यूनियन के थ्रू जाएंगे, हो सकता है आपके पैसे मिल भी जाए, दिला भी देता है कई फेडरेशन कई बार, ऐसा नहीं है कि नहीं दिला पाता है, एकदम दिला देता है, सही बात है। लेकिन वो चीज़ें ना ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि आप रहना यही इसी इंडस्ट्री में है, इसी इंडस्ट्री में काम करना, इन्हीं लोग के साथ काम करना, इन्हीं लोग के बीच रह के काम करना है। तो कहावत है कि पानी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं। तो आप प्रोड्यूसर लॉबी एक ही होती है। अब एक प्रोड्यूसर से आप पंगा लेंगे तो दूसरा प्रोड्यूसर को कहीं ना कहीं बुरा लगेगा ही लगेगा। इसलिए मैं सोच के कि भाई मैं कुछ और नहीं कर सकता, राइटिंग करना इसी कंपनी में, डायरेक्ट करना इसी इंडस्ट्री में, तो फिर हम दूसरों से बैर क्यों लें। बस इंसानियत तो ऊपर वाले पर भरोसा है कि मेहनत किया है तो हमारे मेहनत का पैसा कहीं वेस्ट नहीं होगा, देर से सही मिलेगा ज़रूर। सर, आपको क्या लगता है और क्या कारण हो सकता है जो लोगों का पैसा रुक जाता है? नियत। अगर सामने वाले का नियत नहीं है तो आप उसके सामने मर भी जाएंगे तो नहीं देगा। तो ये चीज़ें मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ, फिर भी एक अंदर से कहीं न कहीं मोर भरोसा है कि शायद भगवान कृपा कर दें उस आदमी के बुद्धि को, जो पथभ्रष्ट हुआ है, बदनीयत हुआ है, उसकी नीयत को सही कर दें और वो हमारा पैसा दे दें। बस ये उम्मीद करता हूँ और ऊपर वाले से दुआ करता हूँ। सर, आज के समय में आज आप खुद प्रोड्यूसर हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, अच्छे अभी हिट भी हुए हैं आपके शो, तो आप कैसे करते हैं? क्या प्लानिंग, क्या है आपका सिस्टम पैसा पेमेंट करने का? क्या आप करते हैं पेमेंट टाइम से? एकदम टाइम से, और शायद बिफोर भी कर देता हूँ। हाँ, मेरे बारे में पता कीजिए, मार्केट में है, मालूम पड़ा कि आपके दरवाजे पे सारा काम छोड़ के आप किधर आ जाएंगे। हाँ मैं चाहता हूँ वेलकम, भगवान करे वैसा काम मिले, शायद उनकी दुआओं से ही उनके लिए मेरे पास काम आता जाए। एज ए प्रोड्यूसर की मेरी कंपनी बहुत बड़ी कंपनी बने और लोग काम पे काम पाते जाए। क्या हुआ, वर्टिकल में जब मेरी शुरुआत हुई एज ए प्रोड्यूसर, तो वर्टिकल में एडवांस मिलता है, तो कुछ लोगों ने बोला कि ज़रूरत क्या है तुमको पार्टनर ढूंढने की। मैं पार्टनर ढूंढ रहा था, ढूंढने के तुम खुद ही प्रोड्यूस करो, आगे बढ़ो। मैं बोला कि नहीं, क्या होता है कभी पेमेंट आगे पीछे हो जाए चैनल से, और वर्कर ने काम किया, वर्कर तो टाइम से पैसा मांगेगा, उसको अपना घर चलाना है, तब मैं क्या करूँगा। और मेरे पास उस समय फंड नहीं, क्योंकि लाइबिलिटीज़ कुछ ज़्यादा है, तो जिस वजह से तो मैंने एक अपने फंडर लिया जो मेरे पार्टनर हैं, तो वो फंड लगाते हैं। तो मैं पेमेंट चैनल से आए या ना आए, मैं अपना जो ड्यू डेट होता है मैं उस पर पेमेंट कर देता हूँ वर्कर का, वो डेट क्रॉस होने नहीं देता। तो मैं जो भी शो कर रहा हूँ एज अ प्रोड्यूसर, उसमें टाइम से पेमेंट कर देता हूँ। एक प्रोड्यूसर के ऊपर सबसे बड़ा दबाव क्या होता है? जब आज आप प्रोड्यूसर हैं तो कैसे देखते हैं? प्रोड्यूसर को देखिए, सबसे बड़ा दबाव जो स्क्रिप्ट आपके हाथ में आती है तब से लेके जब तक प्रोजेक्ट आपका रिलीज़ नहीं हो जाता है, लाइव नहीं होता है, वर्टिकल की बात कर रहा हूँ, तब तक प्रोड्यूसर सो नहीं सकता। अब जैसे मैं कोई शो डायरेक्ट कर रहा हूँ तो स्क्रिप्ट आई, पढ़ा, हमने प्री प्रोडक्शन की तैयारी की, डायरेक्ट किया, एडिट में आया, मैंने डायरेक्टर कट फाइनल कर दिया, मेरा काम ख़त्म, बाकी प्रोड्यूसर का काम है उसका बाकी चीज़ कराना, मिक्सिंग, म्यूज़िक, जो भी उसके प्रोसेस होते हैं, फिर चैनल को भेजना, चैनल से फीडबैक आया, फीडबैक इनकॉर्पोरेट कराना और फाइनल भेजना टेलीकास्ट के लिए, वो सारा काम प्रोड्यूसर का है। तो वो चीज़ों को मैं फेस कर रहा हूँ सारी चीज़ें। जब मैं प्रोड्यूसर बनाऊँ तो एक ये सारी एंड तक जब तक टेलीकास्ट नहीं होता है तब तक आपको जिम्मेदारी उठानी लेनी पड़ती है, और उसके बाद ये दुआ करना पड़ता है कि भगवान हमारा प्रोजेक्ट बढ़िया से बने और बढ़िया से रिलीज हो, बढ़िया चले, अच्छे व्यूज़ आए, ताकि हमें आगे और भी उसकी वजह से काम मिले। सर, ये बॉलीवुड में एक वर्ड है कास्टिंग काउच, जो अक्सर सुनने को मिलता है, कई बार देखने को मिलता है, कई बार पुलिस चौकी और कोर्ट कचहरी से भी देखने सुनने को मिलता है। तो प्रोड्यूसर पे भी लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, डायरेक्टर पे भी इल्ज़ाम लगाते हैं, और जो को एक्टर हैं उनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगता है कि बिना शोषण किए न ही एक्टर को मिलता है न एक्ट्रेस को काम मिलता है।
नहीं, एकदम सही कह रहे हैं आप। ऐसा नहीं है कि हमारे इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है। इस पे बड़ी बड़ी फिल्में भी बनी हैं इस सब्जेक्ट पे, और बीच में एक मी टू करके आया था, ट्रेंड चला था जिसको शुरू किया था तनुश्री दत्ता जी ने। तो बहुत बवाल हुआ, कई बड़े बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर का नाम आया इसके में। और ऐसा नहीं कि हमारी टीवी इंडस्ट्री बची हुई इससे, ये भी है। बट क्या है, कुछ चीज़ें सामने आ जाती है तो लोगों को मालूम पड़ जाता है, कुछ चीज़ें सामने नहीं आती तो पर्दे में रह जाती हैं। बट ये चीज़ें हैं, काम पाने के लिए आज भी है ये सब। हाँ, एकदम कह सकते हैं। मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए मैं प्रूफ नहीं दे सकता, सामने से बोल रहा हूँ। बट ये है, ऐसा नहीं है कि ये बातें गलत है, ऐसा नहीं है, सच है। आज भी काम पाने के लिए चाहे कॉम्प्रोमाइज करते हैं, टेक्नीशियन हो चाहे एक्टर, ये केवल कास्टिंग काउच वाली बात नहीं कह सकते आप। काम पाने के लिए टेक्नीशियन भी और एक्टर भी किसी हद तक चले जाते हैं, सब नहीं। वापस ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, सब नहीं, क्योंकि मैं किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता। तो मैंने स्पष्ट कह रहा हूँ कि सब नहीं, क्योंकि मैं खुद भी अपवाद हूँ। मैंने अभी तक जो भी काम किया है, ना किसी से कमीशन लिया है ना किसी को कमीशन दिया है। काम देने के लिए भी कमीशन नहीं लिया और काम पकड़ने के लिए भी कमीशन नहीं दिया। तो लेकिन है, हमारी इंडस्ट्री में चलता टेक्नीशियन भी जिसको कट कह सकते हैं, कमीशन कह सकते हैं, परसेंटेज लेना देना होता है, एक्टर्स का भी होता है। और एक तो ये हो गया, और दूसरी चीज़ की जो काउच कास्टिंग वाली बात कर रहे हैं, वो टेक्नीशियन और एक्टिंग दोनों में होता है। पार्टीज़, लेट नाइट पार्टी में बहुत कुछ होता है, तो सब चीज़ें चलती हैं। मीटिंग के बहाने मुलाकात करना, उसमें भी बहुत कुछ होता है। और मैं तो जब एक्टर था, स्ट्रगलर एक्टर था, तो वैल्यू नहीं थे। हाँ, जब मैं डायरेक्टर बना तो एक बहुत बड़ी पोस्ट कि जो कि डायरेक्टर कैप्टन कहा जाता है सीरियल्स का, जो कि बहुत कुछ कर सकता है, किसी को भी रोल दे सकता है। उस पोजीशन पे भी रहा हूँ मैं, आज भी हूँ, डायरेक्टर हूँ मैं। तो मेरे संपर्क में भी काफ़ी लोग आए, बहुत प्रयास किए, बट नहीं, मैं कभी उन सब चक्करों में नहीं पड़ा, क्योंकि कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर था कि मैं काम कर रहा हूँ बाहर तो किसी के भरोसे पे कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे भी भरोसे पे मेरे वाइफ मेरे घर पे है, तो मैं किसी का भरोसा तोड़ूंगा तो वो भी तोड़ सकती है। तो अपना सोच था। तो मैंने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया अपने बीवी के अलावा, किसी पर मैंने नज़र नहीं डाली कि मुझे कुछ कह सकता है कि बहुत कैरेक्टर ख़राब है या हल्का कैरेक्टर ख़राब है। तो कभी कैरेक्टर ढीला होने का मेरे ऊपर वो नहीं लगा। हाँ, हेल्दी फ्लर्ट एक अलग चीज़ है। अक्टूबर में पैदा हुआ तो टाइम पास मस्ती मजाक हम लोग करते रहते हैं, बट वो हेल्दी मस्ती मजाक वाला, इससे ज़्यादा नहीं कि किसी के अहम को या किसी की इज्जत पे बात है। मैंने कभी लाइफ में नहीं की, ना होने दिया, बट करीब से देखा है, आज भी देख रहा होता है। वर्टिकल में डायरेक्टर हूँ, वर्टिकल का प्रोड्यूसर हूँ आज की तारीख में। तो वर्टिकल में भी चीज़ें हैं काम पाने के लिए, बट वर्टिकल में उस लेवल पे इसलिए नहीं होते कि छोटा प्रोजेक्ट होता है, 3 दिन 4 दिन की शूटिंग होती है, उसमें कम मिलता है, बट इसमें भी चीज़ें हैं करने वाले। सर, आप डायरेक्टर हैं, क्योंकि मैंने देखा भी है, क्योंकि मैंने कास्टिंग में रहा है, कास्टिंग किया है, और फिल्म लाइन से 20-22 साल से मैंने जुड़ा हुआ हूँ। तो मैंने देखा है कि आजकल एक्ट्रेस या फिर एक्टर खुद आगे से अप्रोच करते हैं कि आपको जो चाहिए मैं करके दूंगा, आपको खुश करने के लिए मैं बैठी हूँ, मुझे आप बोलोगे, तुम जैसा बोलोगे वैसा करूँगी, या आप इवन बॉम्बे से बाहर भी चलने को तैयार हूँ। तो आपके साथ कभी ऐसा घटना घटा? नहीं, ऊपर वाली की कृपा है मेरे ऊपर कि नहीं, ऐसी कोई घटना मेरे साथ तो नहीं घटी है। बट है, करीब से देखा है मैंने कि प्रोड्यूसर के लोग करीब आते हैं, डायरेक्टर के करीब आते हैं काम पाने के लिए, कि केवल एक सीरीज किया तो अगला सीरीज में भी मुझे वो प्रोड्यूसर कास्ट करे और वो डायरेक्टर कास्ट करे या मुझे लोग रिकमेंड करे। तो है, बड़े करीब से देखा है मैंने, और नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बट है, ये फैक्ट है कि ये होता है। नए टैलेंट जो बॉलीवुड में आते हैं, प्रवेश किए हैं, काम करने के लिए आए हैं, उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, एक्टर या टेक्नीशियन जो भी मुंबई आ रहे हैं बॉलीवुड में अपनी किस्मत को आजमाने के लिए, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे बच्चों, इतना आसान नहीं है मुंबई। पहली बात, मुंबई अगर आप आना चाहते हो, डिसाइड कर ही लिए हो कि हमें अपना करियर अपना बॉलीवुड में बनाना है, तो सबसे पहले अपने फाइनेंशियली थोड़ी सी मजबूती लेकर आओ, ताकि कभी कभी कई लोगों को मैंने देखा आते ही काम मिलता है, कई को सालों काम नहीं मिलता, तो सर्वाइव कर सको, 1.5 साल बैठ के खाने का पैसे हो, स्ट्रगल करने का पैसा हो। एक मेहनत करो, ये नहीं कि फ़ोटो खिंचा लिया, अच्छे दिख रहे तो फ़ोटो खिंचा लिए, पहुँच गए कास्टिंग वाले के पास, किसी डायरेक्टर के पास, गलत। पहले तैयारी करो,
एक्टिंग की प्रैक्टिस करो, कोर्स कर सकते हो एक्टिंग का, नहीं कर सकते तो कम से कम घर पे रह के प्रैक्टिस करो, चीज़ों को समझो। आज की तारीख में बहुत आसान हो गया है, हमारे टाइम पे नहीं था। रील वगैरह के थ्रू आप बना के, मोबाइल में कैमरे होते हैं उसके थ्रू आप खुद बना के प्रैक्टिस करो, खुद को आपको समझ में आएगा कि आप क्या करो, कितने पानी में हो। उसके बाद सही ढंग से अप्रोच करो। बहुत सी कास्टिंग एजेंसी है जो कुछ अच्छे हैं वहाँ अप्रोच करो, कुछ गलत भी कास्टिंग एजेंसीज हैं जहाँ मिसयूज नए एक्टर्स का किया जाता है, तो वहाँ मत जाओ। और पता करो, जब आप घूमोगे मार्केट में निकलोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा सही कौन है गलत कौन है। और बाकी आपकी किस्मत जो कि साथ होना बहुत ज़रूरी है। सर इस लाइन में एक वर्ड और चलता है, गॉड फादर या गॉड मदर। तो ऐसे लोग आपको कभी देखने को, सुनने को, या फिर आप इससे कभी हैं जो आपके भी कोई गॉड फादर या गॉड मदर है? गॉड मदर है मेरी श्रीमती अरुणा ईरानी जी। चरण स्पर्श मतलब सबकी माँ होती जिन्होंने पैदा किया, तब मेरी माँ जिन्होंने मुझे जन्म दिया, इस धरती पे लेकर आई। और मेरी दूसरी माँ अरुणा ईरानी जी जिन्होंने मुझे एज अ डायरेक्टर पैदा किया अपनी कंपनी में। और अब तो उनका प्रोडक्शन हाउस बंद हो गया, तो 4 साल उनकी कंपनी में काम किया। मुझे एसोसिएट डायरेक्टर से डायरेक्टर बनाना उन्हीं की वजह से, डायरेक्टर बनना उन्हीं की वजह से हुआ। उन्होंने मुझे डायरेक्टर बनाया और आज भी वो मुझे अपने बेटे की तरह ही मानती हैं। और उनकी कंपनी में जब तक मैं रहा, मुझे लगा ही नहीं कि मैं बाहर की कंपनी में काम कर रहा हूँ। मुझे लगा मैं खुद की कंपनी में काम कर रहा हूँ और अपनी माँ के अंडर में काम कर रहा हूँ। तो मानते हैं कि गॉड मदर या गॉड फादर होनी चाहिए? एकदम होना चाहिए, लेकिन इंडस्ट्री में गॉड मदर या गॉड फादर का संदर्भ ये नहीं कि मतलब जैसे मैं बता रहा हूँ, मतलब आपका कोई सीनियर भी अगर आपको सही रास्ता दिखा रहा है तो मान लीजिए वो आपका गॉड फादर या गॉड मदर है। गाइड जो सही ढंग से गाइड कर रहा है तो वही आपका गॉड मदर या गॉड फादर है। बस रास्ता दिखाने वाला, बनाने वाला होना चाहिए। जब आप संघर्ष कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, जहाँ इंग्लिश में स्ट्रगल बोलते हैं, तो उस दिन सबसे जब वो कठिन दौर होता है कि काम नहीं मिलना, फ़ोटो खिंचाए, दरवाज़ा गए, काम नहीं मिलना, तो एक हिम्मत देने वाला एक दोस्त होता है, कहीं ना कहीं मिल जाता है। जब थक के आते तो कौन था वो जो संघर्ष के समय हिम्मत बढ़ाता था? ये काफ़ी मित्र रहे मेरे, बनारस के टाइम पे भी थे जो अभी भी संपर्क में है मेरे से, और अभी मुंबई में भी काफ़ी मेरे मित्र रहे। एक मेरा मित्र जो अब इस दुनिया में नहीं है, नफीस नाम था उनका, मोहम्मद नफीस अहमद, जो कोरोना के टाइम पे कैंसर की वजह से उनकी डेथ हो गई। वो मेरे रूम पार्टनर भी थे। वो मेरी शादी में बनारस में मुंबई से जाने वाला इकलौता मित्र था मेरा वो। तो वो मेरा 2-3 साल रूम पार्टनर था और मेरे एकदम भाई की तरह मेरे को गाइड करता था, समझाता था, और सीनियर था मेरे से, राइटर था एक वो। फिर ज़रूरत पड़ने पे मेरे काफ़ी मित्र जैसे मनीष जैन करके मेरे मित्र हैं आज भी, वो मेरे छोटे भाई की तरह है। वो भी हमेशा, आज की तारीख में वो प्रोड्यूसर है, अच्छे फिल्में और सीरीज प्रोड्यूस कर रहा है। वो हमेशा मेरी मदद किया जब भी मुझे ज़रूरत रहा एक दोस्त की, तो हमेशा मेरे लिए खड़ा रहा। और आप कह सकते हैं एक मेरे सीनियर हैं, मेरे मित्र हैं, एक्टिव हैं, रोमा बाली, बहुत प्यारी आर्टिस्ट है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है वो हमेशा जब भी मुझे एक दोस्त की ज़रूरत पड़ी तो वो मेरे लिए हमेशा रही। एक मेरे सीनियर हैं जिनको मैंने असिस्ट किया है, पवन साहू जी, वो एक अच्छे मार्गदर्शक हैं मेरे, हमेशा मुझे रास्ता दिखाते रहते हैं, मेरे ज़रूरत पड़ने पे हमेशा खड़े रहे मेरे लिए। तो ऐसे ही है। और बनारस में मेरे दोस्त जैसे आशीष अग्रवाल का नाम लिया, और नाम लिया मैंने इनका अनिल सिंह का। तो ये लोग कुछ ऐसे दोस्त हैं मेरे जो हमेशा मेरे लिए मेरी ज़रूरत पड़ने पे खड़े रहे। आपके ज़िंदगी के सबसे भावुक पल क्या था? मैं बहुत इमोशनल इंसान हूँ। मैं दिमाग से नहीं चलता, दिल से चलता हूँ। शायद इसी वजह से जितना आगे जाना चाहिए था नहीं जा पाया। तो मैं पल भर में रो देता हूँ। कोई बात अगर मेरे दिल को लग गई तो मेरे को रोने में वक्त नहीं लगता। इस उम्र में भी मैं आँख में आंसू भर आते हैं। तो भावुक पल मेरे लाइफ में बहुत रहे, कोई एक नहीं बोल सकता।
हाँ, ये कह सकता हूँ कि जब मेरे पापा गए 2017 में, तो वो 5 बच्चे, मतलब 4 भाई 1 बहन में, जब वो गए तो उस समय सबसे ज़्यादा लगाव उनका मेरे से ही था। और वो शायद कह सकता हूँ कि मैं अभी भी नहीं भूल पाया। अभी भी कभी कभी विश्वास नहीं होता है कि पापा अब हमारे बीच में नहीं है। अभी भी कभी कभी बैठा रहता हूँ अकेले, कुछ किसी वजह से परेशान रहता हूँ तो उनके बारे में सोचता हूँ, उनको याद करता हूँ कि क्यों चले गए। जाना तो रोकना हमारे हाथ में नहीं, लेकिन रहते तो कम से कम उनके पास बैठना, उनसे बातें करना अच्छा लगता था। उनका एक रहता था कि पापा हैं, तो वो शायद मेरे लाइफ का सबसे बड़ा वो था, दर्द कह लीजिए। और दूसरी बात जो मैं उसके बाद सेकंड टाइम में जो सबसे बड़े मेरे लिए भावुक पल था, 2021 कोरोना का सेकंड वेव, जब मैं खुद कोरोना से ग्रसित हो गया और 9 दिन घर पे था और मेरा काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया। किसी तरह मुझे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, तो उस समय इतना ख़राब था सेकंड वेव कि मुझे नहीं लगा था मैं बचूंगा। तो जब घर से निकल रहा था तो मैंने अपने वाइफ को एक ही बात बोला, मेरी 2 बेटियां हैं और वाइफ मेरी हाउस वाइफ है, कि पता नहीं मैं वापस आऊँगा कि नहीं आऊँगा, और कुछ हो गया मुझे तो शायद मेरी बॉडी भी तुम लोग को देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि उस समय था कि जिसको कोरोना में डेथ हो जाता था, BMC घर पे बॉडी जाने नहीं देती थी, उधर ही अपना जो भी अपना सब कर देती थी। तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन अगर कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का ख्याल रखना, क्योंकि जिन नाजों से या जिस तरह भी मैंने कोशिश की, मैं अपने बच्चों को हर खुशी दूँ, उनको अच्छे से पाल पोस के बड़ा करूँ, उनको लायक बनाऊँ। तो मेरे बाद क्या होगा भगवान जाने। तो वाइफ को इतना ही बोला था, मेरे बच्चों का ख्याल रखना, और मैं गया। तो वो चीज़ मैं कभी नहीं भूल सकता। बट ऊपर वाले मेरे बच्चों की किस्मत कह लीजिए, चाहे मेरी वाइफ की किस्मत कह लीजिए, कि मैं आज वापस आया और आप लोग के साथ सामने हूँ और आप लोग के साथ बैठा हूँ। आज संघर्ष से आप सफलता की मुकाम पाए हुए हैं, अच्छे शिखर पे हैं, और भी आगे जाए ऐसा हमारा कामना है। लेकिन सर, इस सफलता के बीच में अपने संघर्ष का कौन सा ऐसा पल है जिसे आप याद करके भावुक होते हैं? बहुत से पल हैं, किसी एक पल के बारे में मैं नहीं बता सकता। बट क्या है कि स्ट्रगल टाइम का जो 27-28 साल गया, 98 से लेके 2026, तो 27-28 साल अप्रॉक्स मेरे को मुंबई में हो गया। तो मैंने ज़मीन से उठ के यहाँ तक पहुँचने में बहुत अपने काफ़ी टाइम निकल गया। कभी कभी खाने को पैसे नहीं थे, वो सारी चीज़ें। फिर आज ऊपर वाले के पास आज घर है, गाड़ी है, 4 लोग इज्जत से मेरा नाम लेते हैं। मुंबई का लगभग हर बड़ा चैनल मुझे जानता है, लगभग मुंबई के काफ़ी बड़े एक्टर या टेक्नीशियंस या प्रोड्यूसर मुझे जानते हैं। तो बस मुझे लग रहा है कि यही है भावुक पल, कह सकते हैं कि मैंने कुछ हासिल कर लिया, अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है। सर, मैंने सुना है आपका नाम पहले देवीदत्त था, आज आप देवदत्त जी से जाने जाते हैं। सही है, बनारस में जब मैं था तो देवीदत्त नाम नहीं था। तो मेरा यह है कि आप ये क्यों किए? क्या आप न्यूमरोलॉजी में विश्वास करते हैं? बहुत। हाँ, देवीदत्त से जब मैं देवदत्त हुआ, वो तो न्यूमरोलॉजी का मैटर नहीं था। उस समय मैं न्यूमरोलॉजी के बारे में कुछ जानता भी नहीं था। बस ये था कि मुंबई जब आया तो लोग बोले कि थोड़ा कैची नाम होना चाहिए, मतलब कि मेरे पिताजी का दिया नाम है देवीदत्त भाई। बट मुंबई में कुछ दोस्तों के सलाह से मैंने देवीदत्त को देवदत्त कर दिया, खाली DEVI में आई हटा दिया, देवदत्त हो गया। और उसके बाद से फिर मुंबई में सरनेम जुड़ जाता जो हमारे बनारस में नहीं था, तो देवदत्त गुप्ता हो गया। चल रहा है। तो अभी 1.5 साल से थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी में ज़्यादा मैं खुद भी रहता हूँ, तो न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी में फर्क पड़ा है इससे? बहुत फ़र्क पड़ा है। मैंने गुप्ता में डबल T लगाता हूँ, GUPTTA, तो उससे फ़र्क बहुत पड़ा। और नंबर कैलकुलेट किया जाता है उसके हिसाब से। और ये 1.5 साल से मैंने नाम को बदला, देवदत्त गुप्ता किया, GUPTTA, और उससे मेरे काम में बहुत फ़र्क पड़ा। सर, आजकल आप
जब भी देखो तब वाइट शर्ट में ही दिखते हैं। हाँ। अभी भी आप वाइट शर्ट में नहीं, तो ये वाइट शर्ट का लगभग वाइट से ही रिलेटेड। मेरा तो चलो ऐसे कुछ पता नहीं था। देखिए ये पॉडकास्ट कब रिलीज होगा पता नहीं, बट आज फ्राइडे के दिन हम इसको शूट कर रहे हैं और फ्राइडे भी फ्राइडे का कलर वाइट ही होता है, तो इत्तेफाक से हम दोनों वाइट है। आपने इत्तेफाक से पहना हुआ, मैं तो 1.5 साल से वाइट ही पहन रहा हूँ। आप मेरे इंस्टाग्राम पे या मेरे फेसबुक पे अगर आप देखेंगे PTS जो शूटिंग के पिक्स या वीडियो में डालता रहता हूँ, या कुछ दूसरे लोग भी डालते हैं, चैनल के तरफ भी डाला जाता है, तो उसमें वाइट ही दिखेगा। जीन्स अलग कलर का हो सकता है, कैप मैं लगाता हूँ वो अलग कलर का हो सकता है, लेकिन शर्ट या टी-शर्ट मेरा वाइट ही होगा। कभी कभार ग्रीन पहन लिया तो ग्रीन पहन लिया, नहीं तो वाइट। काम पे प्रोफेशनली कहीं पे मीटिंग के लिए जा रहा हूँ या शूटिंग के लिए जा रहा हूँ तो मैं वाइट ही पहनता हूँ। पार्टी फंक्शन या फैमिली के साथ कहीं जा रहा हूँ तो कोई भी कलर चल सकता है। जब भी देखा है मैं आपको करीब 10 साल से, तो मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। आप जब भी देखा है तो आप सादगी में ही रहते हैं और दोस्तों के बीच घिरे रहते हैं, आपसे लोग ज्ञान लेते रहते हैं। तो ये सादगी के पीछे कुछ सात्विक चीज़ है क्या, ये धार्मिक चीज़ है कुछ? नहीं, तब क्या कह सकते हैं, धार्मिक पर क्या बोलूँ, सादगी पर मुझे पसंद है। दिखावे में मैं बिलीव नहीं करता। और मेरा एक ही शुरू से उसूल रहा है कि अभी आज की तारीख में जो मेरा प्रोडक्शन में जो मेरे पार्टनर हैं मिस्टर भावेश राम सिंघानी जी, भावेश तुम्हारा नाम ले रहा हूँ, तो भावेश जी काफ़ी छोटे उम्र में, छोटा भाई मानता हूँ मैं उनको, बहुत ही प्यारे इंसान है। मैंने उनकी शादी की भी जिम्मेदारी ली हुई है, 1 साल के अंदर उनकी शादी भी कराना है। तो अभी थोड़ा अनबन चल रहा है उनका, उनकी गर्लफ्रेंड के साथ मैं पैचअप कराने में लगा। तो अब भावेश को भी मैंने बोला कुछ दिन पहले कि भावेश, ज़िंदगी में अगर कुछ हासिल कर रहा है तो किसी के थ्रू मत हासिल करो, अपने दम पे हासिल करो। कहने मतलब ये है कि मैं अपने टैलेंट पे बहुत विश्वास करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर कोई देवदत्त को काम दे, देवदत्त को काम पे बुलाए, तो देवदत्त के काम की वजह से बुलाए। ये ना हो कि रवि जी ने रिकमेंड किया कि देवदत्त जी को बुला लीजिए, तो ठीक है, देवदत्त जी को बुलाने के लिए रवि जी ने रिकमेंड किया, तो आपने देवदत्त जी को आंख बंद करके मत बुलाइए। देवदत्त जी के बारे में पता कीजिए कि देवदत्त जी का काम क्या है, काम कैसे करते हैं, तब मुझे बुलाइए, तो मुझे अच्छा लगेगा। तो मेरा ये कहना है कि जो समझा रहा था कि आप अपने टैलेंट की वजह से, अपने दम पे आगे बढ़िए और अपने गुणों की वजह से आगे बढ़िए, किसी के सिफारिश से आगे मत बढ़िए। देने से ज्ञान बढ़ता है। तो ये हैं हमारे देवदत्त जी, देवी दत्त जी, जो जाने माने एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर। इनसे आज मैंने बहुत कुछ जाना। हम और भी जानेंगे अगले पॉडकास्ट में, क्योंकि ये वीडियो हमारा ज़्यादा बड़ा हो गया है। जानने की बहुत कुछ है, लेकिन लालसा भी है, मगर समय नहीं है, क्योंकि समय हम फिर लेके आएंगे। इनके व्यस्तता है, तो हम फिर आज इनको विदा देते हैं। नमस्कार, भारत माता की जय। नमस्कार।